हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ वापस आ गए हैं। तो आज की टॉपिक में हम बात करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स 24 के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सा सिलेबस आता है। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है या फिर ओनली 11th का आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि सिलेबस कौन सा आता है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और हम कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, किस हिसाब से हमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2024 के सिलेबस के साथ। होप है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एम्स बीएससी ऑनर्स 2024 के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और दूसरों की हेल्प करने के लिए शेयर भी करें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो आज हम बात करते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2024 के सिलेबस के बारे में। सिलेबस होता है वो 11th और 12th दोनों का होता है। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सिलेबस ओनली 11th का आता है या सिलेबस ओनली 12th का आता है। तो आपको बहुत से वेबसाइट ऐसे बताते हैं कि सिलेबस ओनली 12th का आता है, 11th का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये बात गलत है। सिलेबस 11th और 12th दोनों का आता है। बोथ का पीसीबी आता है। पीसीबी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि पीसीबी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और टोटल क्वेश्चन है वो आपके आते हैं 100 में से आपके फिजिक्स के आएंगे 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 और बायो के भी 30 क्वेश्चन आते हैं आपके। जीके और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। यदि वीडियो आपको क्लियर नहीं आ रही है तो आप एचडी में देख सकते हो। वॉल्यूम यदि कम आ रही है तो आप ईयरफोन यूज कर सकते हो, उससे आपका अच्छा फ़ायदा होगा। तो जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि पीसीबी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और जीके में कहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। हम बात कर रहे थे 11th और 12th के सिलेबस के बारे में कि कौन सा ज़्यादा आता है और कौन सा कम आता है, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं जो भ्रम में डाल देते हैं ये बताकर कि ओनली 12th का सिलेबस आता है। तो ऐसा है नहीं कि ओनली 12th का आता है। 40 और 60 का रेशियो हम मान सकते हैं, जिसमें 40% है वो 11th से आएगा आपका और जो 60% है वो आपका आएगा 12th से। तो आपको ये नहीं है कि 11th और 12th मतलब या तो 11th पे पूरा फोकस करना है या फिर 12th पे पूरा फोकस करना है। आपको दोनों को साथ लेकर चलना है क्योंकि 40 और 60 बराबर ऑलमोस्ट सेम है। तो 40% 11th से और 60% आपका 12th से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यदि हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम हम ये टॉपिक पढ़कर और कोई भी एम्स ले सकते हैं। मैं बात नहीं करी कि एम्स दिल्ली ही आपको मिलेगा, आपको न्यू एम्स तो मिल ही जाएगा यदि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो और इनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप आराम से करके रखते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। पीसीबी बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपका आता है सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम बात करते हैं 11th प्लस 12th के बारे में। तो यहाँ पे हम मोस्टली टॉपिक हैं वो 12th के बताएंगे क्योंकि 12th है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th भी इम्पोर्टेंट है। यदि आपका 12th पूरा कवर हो जाता है तो आप 11th भी पढ़ सकते हो। तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं ईएमआई की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको पढ़ना है। अल्टरनेटिव करंट एसी आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये भी चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स आपकी पूरी कंप्लीट इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको एक चीज़ का फ़ायदा और हो जाएगा कि आपको केमिस्ट्री में कम ध्यान देना पड़ेगा फिर, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है 11th में। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो 12th की मॉडर्न फिजिक्स के सिमिलर है, मतलब दोनों टॉपिक सेम है। तो आप यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपके लिए फ़ायदा है। तो आपको ये मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट पढ़नी है ताकि आपको केमिस्ट्री में भी अच्छा रहे और फिजिक्स में भी अच्छा रहे। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपका इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक वेव भी आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में हम मोस्टली रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर ये आपका मॉडर्न फिजिक्स में आ गया। उसके बाद सबसे अच्छा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस टॉपिक में शायद डाउट किसी को नहीं होगा, सबको आता होगा। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम ये मान सकते हैं, ये सब टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ने ही हैं। स्क्रीनशॉट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लास्ट में एक फ़ोटो खींच के डाल दूँगी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तो आशा है आप बोर नहीं हो रहे होंगे। यदि बोर हो रहे हो तो क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो सबको है ही, मैं भी पढ़ते टाइम बहुत बोर होती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कंप्लीट पढ़नी है, क्योंकि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शंस पूछ लेते हैं, तो आपको ही अच्छे से रिएक्शंस याद रखनी है। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल दिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हो। जैसे कौन कौन से टॉपिक होते हैं ऑर्गेनिक में, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड, ये सब आपके ऑर्गेनिक में आते हैं। ये सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं 11th ऑर्गेनिक के बारे में। 11th ऑर्गेनिक में कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको टॉपिक पढ़ना ही है। इस टॉपिक से पर ईयर एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही। कौन सा, IUPAC नॉमेनक्लेचर, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और वो आपको गलत नहीं करना है। उसके अलावा D ब्लॉक, F ब्लॉक, P ब्लॉक, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। S ब्लॉक भी पढ़ सकते हो आप यदि आपके पास टाइम है। उसके अलावा हाइड्रोजन वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल, ये तो सबको आता ही होगा, यहाँ से ये पढ़ोगे तो आपका बायो में भी काम हो जाएगा, तो ये आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के साथ आप आयनिक पढ़ सकते हो 11th वाला। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन से भी हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो आपको ये सारे टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ने ही हैं, जिससे आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए। आप एम्स नर्सिंग को एकदम ऐसे नहीं ले सकते कि एकदम इजीली कि इसमें तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका सिलेबस वो ऑलमोस्ट नीट के जैसा होता है, कि जो नीट का सिलेबस है वो ही इसका होता है, लेकिन हम एकदम चिल करके नहीं कर सकते। चिल करके पढ़ना है आपको, लेकिन ऐसे नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन हर जगह बढ़ रहा है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रख कर चलना है कि हमें पढ़ना ही है। उसके अलावा बात करते हैं हम बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी में आपके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 12th है वो हमारा 60% है, और जो 11th है वो हमारा 40% है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि हमें 12th पढ़नी नहीं पड़ेगी, और 12th तो वैसे भी ईजी होती है 11th के कंपेयर में, तो आपको 12th की बायो कंप्लीट पढ़नी है। इसमें इकोलॉजी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये आपको पढ़ना ही है। जेनेटिक्स हो जाएगा, तो ये टॉपिक इसके अलावा आपको कंप्लीट ही पढ़नी है, प्लस रिप्रोडक्शन। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके ये टॉपिक हैं 12th में, यदि किसी को पता नहीं हो, कोई बच्चा बहुत सिंसियर हो उसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं 11th में। 11th में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इनमें आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो 11th में। सेल बायोलॉजी एक सिंपल सा टॉपिक है, और बहुत से क्वेश्चन आते हैं इसमें सेल और उनके फंक्शन के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ER, और जो आपकी गोल्जी बॉडी है, लाइसोमा, उनसे बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ने सेल थ्योरी प्लस ऑर्गन और सेल डिवीज़न, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है, और इसमें है वो मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, कि एक कॉलम आपको इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, और क्रॉस मैच करना आपको, तो वो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से एग्जाम्पल के साथ। आपको जैसे यहाँ पे 5 किंगडम दे दी, यहाँ पे उनके एग्जाम्पल दे दी, और आपको अब क्रॉस मैच करना है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा हम बात करते हैं प्लांट फिजियो में। आपका प्लांट फिजियो यदि सबको आती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आती है तो आपको मिनरल न्यूट्रिशन और इसेंशियल एलिमेंट और उनके फंक्शन, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यदि आप ये टॉपिक पढ़ के जाओगे तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियो की। यदि आपको बायो में ह्यूमन फिजियो नहीं आती है तो फिर आपको क्या ही बताऊँ मैं, लेकिन आपको ह्यूमन फिजियो अच्छे से पढ़ के जाननी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो हमने बात कर ली है
फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में कि इन तीनों में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। इनके अलावा आप जो मैंने टॉपिक छोड़े हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है तो, लेकिन लास्ट के टाइम में आपको ये टॉपिक तो अच्छे से कवर करने ही हैं यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो और अच्छा कॉलेज चाहिए तो। अब हम बात करते हैं जीके के बारे में कि हमें जीके में कौन सा टॉपिक कवर करना है और क्या क्या करना है। जीके है वो आपका मैंने बताया 10% होता है, तो हम उसका बात करते हैं। तो हम बात करते हैं जीके के बारे में। सब बच्चे सोच रहे होंगे कि जीके तो कहीं से भी आ सकता है। हाँ, जीके कहीं से भी आ सकता है, तो हमें जीके पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। नॉर्मल जो ज़िंदगी में चल रहा है, जो अखबारों में लिखा आता है, वो हम एक बार यदि रीडिंग भी लगा लेंगे तो उससे अच्छा हो जाएगा। ये 10% वेटेज रखता है एग्जाम का, 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जीके प्लस रीजनिंग होता है। अब आप पूछोगे रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग में आप रीजनिंग की कोई बुक उठा के देख सकते हो कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको पढ़ने ही है। वो मतलब आप पढ़ो नहीं ना तो भी वो आपसे आराम से हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना वहाँ बैठ के कि ये क्वेश्चन ऐसे है। मतलब कई बार तो ये होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है रीजनिंग के टाइम, तो आपका वैसे हो जाएगा। उसके अलावा यदि आप इंटरेस्टेड हो जीके पढ़ने के तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो कि 2023 प्लस 24 में क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ आई है, क्या पुरानी चीज़ गई है, तो उसका आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। हिस्ट्री आपको इतनी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा देख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपने मेन टॉपिक को छोड़कर पूरा हिस्ट्री में घुस रहे हो, ये गलत है, ये आपके कोई काम नहीं आएगा। जियोग्राफी कल्चर के बारे में थोड़ा देख सकते हो। जर्नल पॉलिसी की मतलब हमारे टाइम में क्वेश्चन आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके जज का नाम क्या है, तो आप वो थोड़ा देख लेना कि कौन है, क्या नाम है उनका, बस सिर्फ इतना ही देखना है। साइंटिफिक रिसर्च, इस बार चंद्रयान का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक बार चंद्रयान के बारे में देख लेना कि कब लॉन्च किया था, कौन सी डेट को लॉन्च किया था और कौन सी पर लैंड हुआ था। साइंटिफिक रिसर्च और किसने मतलब इसरो ने किया था, तो आप थोड़ा वो देख लेना। कि हमारे टाइम में गेमिंग थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो हमारे टाइम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कितने मेडल गोल्ड लिए हैं, कितने नहीं लिए हैं, किसने कितने लिए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। और इस बार G20 भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेना है कि कितने देशों ने हिस्सेदारी की थी, कहाँ पे हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने हैं जीके में। इससे आपके 6 से 7 क्वेश्चन आराम से, 8 से 9 भी हो सकते हैं, आराम से हो जाएंगे, तो आपको इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके जीके में 7 क्वेश्चन भी सही होते ना तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है जीके के हिसाब से, और आपको पीसीबी तो आप अच्छे से कवर करनी है। और अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम में वो 3 जून को होगी, 3 जून 2024 को। मैंने आपको बताया रिज़ल्ट है वो आपका 1 वीक के बाद आ जाएगा, तो आपका रिज़ल्ट वो 20 जून 2024 को आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सोचा नहीं है कि हम प्रिपरेशन कब स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और सिलेक्शन ले लो। जितना आप इसको इजी समझ रहे हो उतना इजी है नहीं है, और जल्दी से मेरे जूनियर बनकर आ जाओ। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और कोई हेल्प चाहिए हो तो भी आपको कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। पेपर का मैंने आपको बता दिया, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आता है। काफ़ी बार बच्चों का ये होता है कि पेपर ओनली इंग्लिश में आता है और पेपर नहीं दे पाते हिंदी मीडियम के बच्चे, ये सोचकर कि एक तो सेंटर इतना दूर भरा है और ऊपर से पेपर पूरा इंग्लिश में आएगा तो हम क्या ही करके आएंगे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आता है, तो आपको पेपर देना ही है। ठीक है, मैंने ड्यूरेशन बता दिया, आपका 2 आवर का आता है, और मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग है वो आपकी 10 to 12 होती है, 10 AM to 12 PM, ये आपकी पेपर की टाइमिंग है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से MCQ सोल्व करना स्टार्ट कर दो, चैप्टर पढ़ने लग जाओ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऑल द बेस्ट जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और वह आज से करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला है बहुत से बच्चे जो मेरी बात भी मानते हैं अच्छे से, तो ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब भी कर लेना।